हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लास्ट टॉपिक है। तो इस चैप्टर के जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वो मैं ऑलरेडी उनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डॉबर्नियर-ट्राइड एंड मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो आपको मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किसने किया था, मतलब किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था। तो उनका नाम था हेनरी मोजले, जिन्होंने 1913 के अंदर अपना ये टेबल प्रपोज किया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मेंडली पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आपने इससे पहले जो टेबल था मेंडली पीरियोडिक टेबल था, जिसके अंदर लिमिटेशंस आ गई थी कुछ, जैसे कि वो आइसोटोप्स की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए। उन्होंने एटॉमिक मास जो क्राइटेरिया यूज करा था वो भी उनका कहीं कहीं जगह लैग हो रहा था, फॉलो नहीं हो पा रहा था, एंड आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पाए थे वो। तो उन सभी कमियों के बाद हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। तो आइए जानते हैं उनमें क्या क्या खासियत थी और क्या क्या चीजें हमने पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पहली चीज ये कि जो उनका क्राइटेरिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने का हेनरी मोजले का, वो क्या था कि एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, उन्होंने एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अपना पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया। कहने का मतलब है जैसे कि आपने जितने भी साइंटिस्ट देखे, डिमिट्री इवानोविच, मेंडलीव, जिन्होंने अपना टेबल दिया था मेंडली पीरियोडिक टेबल, उन्होंने जो अपना टेबल बनाया था वो एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे बनाया था। ठीक है, उससे पहले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उन्होंने भी यही चीज करी थी एटॉमिक मास के बिहाफ पे। डॉबर्नियर ट्राइड ने भी यही करा था। बट हेनरी मोजले ने अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अपने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करा, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आइए देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, 4, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। ठीक है ना, ऐसे ही करते करते सारे एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, फिर उसके बाद आया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये सब देख रहे हो आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं। सोडियम का 11, फिर 12, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी प्रॉपर्टी बताई वो क्या बताई, अपने टेबल के बारे में, उन्होंने ये बताया भाई जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे ना, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं वर्टिकल कॉलम्स ये हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे कि एरो से आप देख रहे हो ये वर्टिकल कॉलम्स है, ये सारे ये देख रहे हो ना, ये वर्टिकल कॉलम्स आ रहा है। ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना आपके, इनको कहते हैं ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक है ना, ये ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को उन्होंने क्या कहा, पीरियड्स। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई टोटल कितने ग्रुप्स हैं, टोटल है 18 ग्रुप्स, और पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 18 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और पीरियड्स कितने, पीरियड्स है 7। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये जो एलिमेंट्स को टिक कर रहा हूँ ये पीरियड्स नहीं है भाई, ये पीरियड्स की शुरुआत हो रही है यहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये सेकंड पीरियड, ये यहाँ से थर्ड पीरियड जनरेट हो रहा है, यहाँ से फोर्थ पीरियड जनरेट हो रहा है, ऐसे करके जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर खास थी, जो कि पहले वाले टेबल में नहीं थी। ये न्यू चीज थी बिल्कुल ही, जो उन्होंने बताया 18 ग्रुप्स, एटॉमिक नंबर, 7 पीरियड्स। देखो पीरियड्स और ग्रुप्स तो मेंडलीव ने ही बताए थे, लेकिन उसके अंदर जो थे 8 ग्रुप्स थे मेंडलीव के अंदर, और एक जीरो ग्रुप था। लेकिन यहाँ पे 18 ग्रुप्स आए और 7 पीरियड्स आए, जबकि उसमें 6 पीरियड्स थे। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको ये समझते हैं कि भाई ये जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज करा गया ना ग्रुप्स के अंदर, वो कैसे अरेंज करा गया और किस बिहाफ पे अरेंज करा गया। तो एक समझते हैं कि कैसे एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज करा उन्होंने। देखिए, एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करा उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे। जैसे कि मान के चलो किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है, तो उन्होंने कौन से ग्रुप में डाल दिया, फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, किस में डाल दिया, फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिथियम वाला केस लेता हूँ, तो लिथियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे पता लगाएंगे, देखो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3, उसको डाल दें KLM में,
तो यहाँ पहले जाएंगे 2 फिर आएगा 1। तो भाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो इसलिए लिथियम को कहाँ डाला जाएगा फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं किसकी, अब बेरिलियम की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, KLm में डालो उनको, के अंदर जाएंगे 2, एल के अंदर जाएंगे 2, तो एल के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन से ग्रुप में जाएगा, ये ग्रुप में जाएगा, ये सेकंड ग्रुप में जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही हम बात करते हैं जैसे कि आगे जिनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ध्यान रखना जिनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो जाएंगे हमारे किसके अंदर 13th ग्रुप में। अब ये 13th ग्रुप में क्यों जाएंगे, देखो पढ़ते हैं, पीछे जाते हैं। तो 13 ग्रुप में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये बीच वाली सीरीज जो यहाँ पे मैं दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, ये जो सॉरी ये भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये देख रहे हो आप यहाँ पे 3, ठीक है ना। ये जो थर्ड ग्रुप है ना, एक सेकेंड, ये देख रहे हो ना, जो 3 से शुरू हो रहा है, 3 से लेकर 12 तक जो शुरू हो रहा है, इन वाले ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम नहीं पढ़ते, ठीक है। इनको हम क्या नहीं करते, इनको हम पढ़ते नहीं है, इनको हम पढ़ते नहीं है। इसलिए हम कौन कौन से ग्रुप पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18। इसीलिए अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है इसका मतलब वो फर्स्ट ग्रुप में है। जैसे कि लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो क्या था 1 था, इसलिए वो कौन से ग्रुप में था, इसलिए वो फर्स्ट ग्रुप में था। बेरिलियम का देखो क्या था, बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 2 थे, इसलिए वो सेकंड ग्रुप में थे। उसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं बोरोन की, तो बोरोन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 5। तो अगर हम KLmn में डालते हैं तो 2, उसके बाद क्या आता है 3 आता है। तो यहाँ पे देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 3 आया, इसलिए हम इसे किस में डालेंगे, इसलिए हम इसको डाल देंगे 13th ग्रुप के अंदर इसको डालेंगे। सिमिलरली जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे 4, 7, 6, 7, 8 आते रहेंगे, वैसे वैसे करते करते हम क्या करेंगे, उनको उनके ग्रुप्स में डालेंगे। ध्यान रखना फर्स्ट सेकंड के बाद कौन सा ग्रुप आएगा सीधा, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जो ये बीच के ग्रुप्स है ना 3 से लेके 12 तक, इनको कंसीडर नहीं करेंगे हम। तो हम जैसे कि अब बात करते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन किसकी आती है, देखो यहाँ पे जैसे कि हीलियम है। अब हीलियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, KLm, एन में आएंगे तो देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो के में जाएंगे 2, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने भाई इसके 2 हुए। अब डालना हमें किसमें चाहिए था, इसको सेकंड ग्रुप में डालना चाहिए था, बट सेकंड ग्रुप की जगह कौन से ग्रुप में आता है 18th ग्रुप में। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि भाई हीलियम एक नोबल गैस है। हीलियम क्या है, हीलियम एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस होने की वजह से इसको किस में डाला जाता है, 18 ग्रुप में डाला जाता है। ध्यान रखना 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सारे वो एलिमेंट्स होंगे जिनके ऑक्टेट और ड्यूप्लेट्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे। आई रिपीट, जिनके ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होंगे उनको हम 18th ग्रुप में डालेंगे। अब इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट था तो इसलिए मैंने इसको 18th ग्रुप में डाला। उसके बाद फिर भैया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया, जो हेनरी मोजले ने दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जैसे कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था अपना, वैसे ही हेनरी मोजले ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। आइए पढ़ते हैं उसको। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी ना, वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगी। आई रिपीट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर। मैं से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी उसके केमिकल फॉर्मूले पे डिपेंड करती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और उसकी डेंसिटी के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड करेगी, एटॉमिक नंबर पे। अब यहाँ बताया गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। या तो एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है ना, या तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सॉरी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कौन सा एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर। ध्यान रखना है कौन सा एटम है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम में जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग सेम होती है। आई रिपीट, न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसलिए इसने यहाँ पे ये बात कही है कि एटॉमिक नंबर जो है वो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सबसे खास बात जो कि है इसके ट्रेंड्स। ठीक है ना। अब ट्रेंड्स क्या होते हैं? अब भाई फैशन इंडस्ट्री में तो आपको पता होगा ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि भाई कपड़े का नया ट्रेंड आ गया, ये कपड़ा चल रहा है, वो कपड़ा चल रहा है, तो ये फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेंड नहीं है। केमिस्ट्री के अपने अपने ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं पैटर्न्स की। आई रिपीट, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पैटर्न्स की। तो ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर? पैटर्न्स। देखो, जो हमने अभी पीरियोडिक टेबल ऊपर देखा तो उसके अंदर ना कुछ पैटर्न्स फॉलो होते हैं। पैटर्न्स हम बात कर सकते हैं पैटर्न्स की कैसे, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक साइज, हम वहां पे देख रहे हैं एक पैटर्न की एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है ना। किसी की एटॉमिक साइज होता है किसी का मेटालिक कैरेक्टर या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न से रिलेटेड। तो पैटर्न क्या होता है? पैटर्न जो होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेंड। तो बेसिकली जो ट्रेंड जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हम क्या पढ़ रहे हैं? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी पैटर्न ऑब्जर्व हो रहे हैं ना, एटॉमिक साइज से रिलेटेड, मेटालिक कैरेक्टर से रिलेटेड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर से रिलेटेड, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं। तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स हम किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं? द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो जैसे मैंने आपको बताया कितने ग्रुप है टोटल? टोटल है 18 ग्रुप। तो जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो ना, ठीक है ना, मतलब आप डाउन द ग्रुप जाते हो। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हो, देख रहे हो ना रॉकेट कैसे जा रहा है, देख रहे हो आप? जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हो तो आपके नंबर्स ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना। आइए हम इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, पहले मैंने ले लिया लिथियम। लिथियम में कितने शेल्स होंगे? लिथियम में कितने शेल्स होंगे? लिथियम में होंगे 2 शेल्स। ठीक है ना। 2 शेल्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास? 3। अब देखिए यहाँ पे 2 शेल्स है। अब हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम के अंदर कितने शेल्स होंगे? सोडियम के अंदर होंगे 3 शेल्स। 3 शेल्स के साथ उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? उसके पास होंगे 11 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनाना भूल गया हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है ना। 2 तो उसके भरे जाएंगे, ये वाले शेल में इसको के शेल कहेंगे, ये एल शेल, ये एम शेल। तो के अंदर 2 और एल के अंदर कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11th वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा, जो कि कौन सा शेल है? एम शेल है। उसके बाद आप देखिए के शेल की बात करते हैं, तो आप के शेल के अंदर जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे, तो के शेल के अंदर क्या है? सॉरी, के शेल नहीं, पोटेशियम के अंदर, ओह सॉरी, पोटेशियम के अंदर कितने शेल्स आ गए भाई? पोटेशियम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 4 शेल्स हैं। पहला तो आ गया यहाँ पे के, फिर आ गया एल, फिर आ गया एम, फिर आया एन। तो कितने शेल्स हैं यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे देखिए पहले कितने शेल्स थे? 2, फिर हुए 3, फिर हुए 4। तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो शेल्स क्या हो रहे हैं? शेल्स हो रहे हैं हमारे इंक्रीज। तो अब सेकंड ट्रेंड पढ़ते हैं इसका। फर्स्ट ट्रेंड तो हमें समझ में आ गया होगा। Addition of new shells down the group increase the distance between the outermost electron and the nucleus, thereby increasing the atomic size down the group. देखिए अब समझिए इस बात को। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, भाई ये तो बात सही है। शेल्स इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, आई रिपीट, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो पहले जैसे मान के चलो कि पहले देख रहे हो यहाँ तक डिस्टेंस था, फिर देखो बढ़ गया डिस्टेंस, देख रहे हो कितना बढ़ गया है। फिर उसके बाद अगेन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस तक जो है डिस्टेंस अगेन बढ़ गया। तो देखो एक तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है। आई रिपीट, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है। एंड सेकेंड थिंग कि एलिमेंट्स के साइजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। देखो पहले ये छोटा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो हमने ये चीज जानी कि शेल्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? एक तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, दूसरा न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द शेल्स।
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो दो ट्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम तीसरे ट्रेंड के बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरा ट्रेंड हमारा क्या कह रहा है भाई? तीसरा ट्रेंड हमें बता रहा है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज। पहले हमने पढ़ा सेकंड ट्रेंड में कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज कब होगा? डिक्रीज वो तब होगा जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का बड़ा होगा और हीलियम का साइज क्या होगा? छोटा। लिथियम का साइज बड़ा होगा, फिर बेरिलियम का साइज छोटा, बोरोन का बेरिलियम से भी छोटा, कार्बन का बोरोन से भी छोटा। ठीक है, तो भाई जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि भाई ये रॉकेट रॉकेट आया, लेफ्ट से राइट की तरफ गया। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है ये भी समझते हैं भाई। कि अब भाई आप कह रहे हो कि साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये साइज डिक्रीज हो क्यों रहा है इसको समझते हैं जरा। अब उसका रीजन मैंने लिखा हुआ है ऊपर कि भाई साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है। वो इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को पास खींच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को पास खींच रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे सोडियम का ले लेते हैं हम एग्जांपल। ये रहा यहाँ पे सोडियम। सोडियम को देखिए आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं सोडियम के सारे इलेक्ट्रॉन फिल करे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो एटॉमिक नंबर है भैया का 11। तो प्रोटॉन क्या हुआ इसके पास? 11। अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको न्यूक्लियस पुल करता है अपनी तरफ ऐसे करके। तो ऑब्वियस सी बात है भाई 11 प्रोटॉन जब एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है भाई इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। अब होता क्या है कि भाई देखिए मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम है, एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होने चाहिए भी? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फालतू आ गया, सॉरी। तो हम जैसे मान लेते हैं इसको मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, जिस वजह से इसका जो प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? वो 12 हो जाएगा। देखिए तो प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ कि भाई इसके पास कितने प्लस चार्ज है? इसके पास 12 प्लस चार्ज है। जब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी पावर बढ़ गई है, पॉजिटिव पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो पॉजिटिव पावर इंक्रीज होगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस ज्यादा तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब उसको और निचोड़ देगा, मतलब साइज छोटा कर देगा इसका। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहले 11 प्रोटॉन्स थे, अब यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स आ गए? यहाँ पे आ गए 12 प्रोटॉन्स। तो 11 प्रोटॉन जब अपनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एज कंपेरिजन टू 12 प्रोटॉन तो उसकी ताकत कम होगी। देखो अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई ताकत कौन ज्यादा लगा रहा है, जिसका प्रोटॉन 11 है या फिर जिसका प्रोटॉन 12 है, मैं बोलूंगा भाई जिसका प्रोटॉन 12 है वो ज्यादा पावर लगा रहा है, जिस वजह से क्या होगा? इसका साइज छोटा हो जाएगा। समझो आप इस बात को, जब आप किसी भी चीज पर ज्यादा तेज से खींचते हो किसी चीज को तो क्या होता है? वो आपके पास आ जाती है। जैसे मान के चलिए कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स को एक पर्सन क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। तो जितनी ज्यादा ताकत लगाएगा उतनी ही तेजी से बॉक्स उसके पास आएगा, है ना। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे सेंटर में न्यूक्लियस की तरफ, उतने ही ज्यादा क्या होंगे? पावर होगी। तो उस पावर की वजह से क्या होगा कि वो साइज क्या हो जाएगा? एटम का छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे हमने यहाँ पे एक चीज देखी है, जो फोर्थ ट्रेंड है। फोर्थ ट्रेंड हमें क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज with increase in atomic number on moving left to right with each period marking the filling of new electronic shell। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं भाई कि जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ना वो इंक्रीज करेंगे
अगर आप क्या करते हो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हो, जैसे कि ये कहना ही चाहते हैं, देखो यहाँ पे सोडियम क्या था, फर्स्ट पोजीशन पे था, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 1 है। अब मैग्नीशियम सेकंड पोजीशन पे है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अगर हम एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं, देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 KLm, तो 2 8 3, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3। तो यही कहना चाहता है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे ना, तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे कि पहले पोजीशन पे होगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, जो सेकंड पोजीशन पे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, एल्यूमिनियम के क्या होंगे 3, सिलिकॉन के 4, फास्फोरस के 5, सिलिकॉन के 6, क्लोरीन के 7 और आर्गन के 8। तो ये जो ग्रुप देख रहे हो ना, ये वाला, ये होता है नोबल गैस ग्रुप, जो कि लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये पांचवें चार ट्रेंड के ट्रेंड्स अंदर थे हम ये पढ़ते इस हैं कि मॉडर्न जब पीरियोडिक आप टेबल के। अक्रॉस द पीरियड जाते हो, मतलब आप जब पीरियड के अलोंग जाते हो तो आपका क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। देखो यहाँ यही बात बता रखी है कि जब आप अलोंग द पीरियड, मतलब जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, तो क्या होता है कि आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, देख ले जानते हैं। लिथियम का जैसे मैंने केस ले लिया, लिथियम, लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई, एक होता है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 2 इधर गए, 2 इधर गए, एक इधर बचा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो यहाँ 2 यहाँ भर दिए मैंने, उसके बाद 2 यहाँ चले गए। अब होता क्या है कि भाई न्यूक्लियस, इसके पास देखो कितने प्रोटॉन होंगे, इसके पास होंगे 4 प्रोटॉन, इसके पास कितने होंगे 3 प्रोटॉन। तो जैसे जैसे आप, जैसे वो होता क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो ना, तो आपका क्या हो रहा है कि एक तो प्रोटॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। तो होता है क्या कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो ना, तो आपका जो ये न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है ना, वो बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस का, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो बढ़ जाता है। और उसका बढ़ने का रीजन क्यों, क्योंकि आपका प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ जाता है। यहाँ 3 थे, फिर यहाँ 4 हो गए। अब देखो प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जितना ही कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की पकड़ है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है वो कम बन रहा है, जिस वजह से होगा क्या कि लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। क्या कर देगा, आसानी से लूज कर देगा। अब जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स कौन से होते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज देयर इलेक्ट्रॉन, लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली। वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके क्या, मेटल्स, जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दे। अब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज नहीं कर पाएंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स क्या हो गए, नॉन मेटल बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। नॉन मेटल कौन हो गया, बिल्कुल इसका अपोजिट। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन एंड मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। अब देखो लिथियम के ऊपर जो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ा है। प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि इसकी पकड़ जो है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ गई है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि ये जो है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं जाने देगा। मतलब जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस को पकड़ के रखेगा, नहीं जाने देगा, जिस वजह से इसका मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो लिथियम और बेरिलियम का मेटेलिक करेक्टर को कंपेयर करूं, तो लिथियम का मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा और बेरिलियम का क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि कार्बन क्या है कार्बन एक नॉन मेटल,
ठीक है ना। सेम एज इट नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और क्या है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। सिर्फ जब आप बोरोन तक पढ़ते हो, ये बोरोन एक मेटल होता है, बेरिलियम मेटल होता है और लिथियम मेटल होता है। लेकिन सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा, सबसे अच्छा मेटल होगा लिथियम। सेम एज इट सोडियम वाले पीरियड के साथ भी ऐसा ही है, पोटेशियम वाले पीरियड के साथ भी ऐसा ही है। तो आई होप आप फिफ्थ ट्रेंड समझ गए होंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है अलॉन्ग द पीरियड और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। आइए हम सिक्स ट्रेंड पढ़ते हैं। सिक्स ट्रेंड के अंदर हमने क्या पढ़ा भाई, सिक्स ट्रेंड के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो हमने पढ़ा था क्या हो जाते हैं भैया, शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज। जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम में कितने शेल्स होते हैं, 2 शेल्स होते हैं, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो उसको मैं पहले के अंदर 2 डालूंगा और लिथियम एल के अंदर क्या डालूंगा, 1 डालूंगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो उससे हुआ क्या कि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए, इसके 2 हो गए, 2 शेल्स भाई। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, वो क्या होता है, 11। तो भाई पहले गया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 5, फिर गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई क्या हुआ, यहाँ पे कितने शेल्स हो गए, 3 शेल्स हो गए। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो दूरी होगी और यहाँ पे जो दूरी होगी, किसकी ज्यादा होगी। आपको क्या रहे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि सोडियम वाले के अंदर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से ज्यादा होगी। यही लॉजिक है, जितना न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब है न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो उससे दूर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ का आसानी से बाहर की तरफ जा सकता है, लूज हो सकता है, लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, क्योंकि यहाँ पे शेल्स बढ़ गए। शेल्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि न्यूक्लियस की जो दूरी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो क्या होगी, बढ़ गई है। जिस वजह से क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेल्स कम है, जिस वजह से न्यूक्लियस की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है। कम होने की वजह से न्यूक्लियस तो आसानी से पकड़ लेगा, उसको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि शेल्स कम है, जिस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। तो अगर कोई मुझसे कंपैरिजन पूछता है कि लिथियम ज्यादा अच्छा मेटल है या सोडियम ज्यादा अच्छा मेटल है, तो मैं कहूंगा यार सोडियम ज्यादा अच्छा मेटल है एज कंपैरिजन टू लिथियम। सेम एज इट इज, के अंदर कितने शेल्स होंगे, 4, सोडियम के अंदर 3 है, लिथियम के अंदर कितने, 2। तो सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा इन ग्रुप के अंदर, इन तीनों में से, इन तीनों में से सबसे अच्छा मेटल होगा इन तीनों में सबसे अच्छा जो मेटल होगा वो होगा पोटेशियम। ठीक है, इन तीनों में सबसे कौन सा अच्छा होगा, पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम के 4 शेल्स हैं। तो 4 शेल्स के बढ़ने की वजह से क्या होगा, साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी जो है वो क्या होगी है, बढ़ गई है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। तो ये अच्छा मेटल है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इंक्रीज नीचे की तरफ जाते हो तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपको 6 ट्रेंड भी समझ में आ गया होगा। तो ये 6 के 6 ट्रेंड्स मैंने आपको बताए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर ये वीडियो यहीं खत्म होती है। और आपको एक काम करना है, लास्ट में आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और आपको बताइए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।